आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र दृष्टिकोण अथवा क्रमवाचक दृष्टिकोण, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसको करना है सबको और अच्छे से इसको समझना है। पिछले चैप्टर में मैंने मांग वाले में आपको बताया था कि दो तरह की अप्रोच होती है, दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं उपयोगिता की माप में, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में हमने पढ़ा था मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और ये जो चैप्टर है उदासीनता वक्र दृष्टिकोण, ये क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, ऑर्डिनल अप्रोच पर है उदासीनता वक्र दृष्टिकोण। इसमें जो पहला डिस्कशन हम कर रहे हैं वो है हमारा उदासीनता वक्र का अर्थ और परिभाषा। देखो, उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, यानी जहाँ भी उदासीनता वक्र है मैं उसको इंडिफरेंस कर्व बोल रही हूँ। इंडिफरेंस कर्व वह रेखा होती है, एक लाइन होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन सभी कॉम्बिनेशंस को, संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी इंडिफरेंस कर्व एक लाइन है और जिस पर जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं वो दो वस्तुएं एक्स और वाई के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एक उदासीनता वक्र पर या इंडिफरेंस कर्व पर स्थित सभी कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वह इन सहयोगों के चुनाव के संबंध में सदैव उदासीन रहता है। यानी वो किसी भी कॉम्बिनेशन को चुन सकता है क्योंकि सभी से समान संतुष्टि मिल रही है, तो वह सभी संयोगों को समान महत्व देता है, उन्हें एक ही श्रेणी में रखता है। उदासीनता कर्व की जो डेफिनेशन है वो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से दी है। मैंने यहाँ दो शो कर रखी है आपको। एल मेयर्स के अनुसार उदासीन तालिका वह तालिका है, इंडिफरेंस शेड्यूल वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखलाती है जिनमें किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि इस उदासीन तालिका को हम किसी कर्व के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें एक उदासीनता वक्र प्राप्त होगा। ऐसे ही प्रोफेसर जे.के. स्मिथ के शब्दों में, यह वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिनमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसीलिए इसे उदासीन वक्र कहते हैं। यानी सिंपल सी चीज़ है कि उदासीन कर्व वह कर्व है जिस पर दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को दर्शाया जाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, समान सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यदि हम इन दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को एक लाइन में या एक ग्राफ में प्रेजेंट करें तो वह ग्राफ हमारा उदासीनता कर्व कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी उदासीनता अनुसूचियाँ, इंडिफरेंस शेड्यूल। क्योंकि उदासीन कर्व या इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए हमें इंडिफरेंस शेड्यूल या उदासीनता अनुसूची को समझना होगा। उदासीनता अनुसूची दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिनसे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता का समान स्तर प्राप्त होता है। यहाँ मैंने एक टेबल दिखाई हुई है, उसमें 5 कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई। वस्तु एक्स के लिए 1 2 3 4 5 और वस्तु वाई की 12 8 5 3 2 है। तो इस तालिका को देखने से हमें मालूम पड़ता है कि एक कॉम्बिनेशन में एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 12 इकाइयों से जितनी उपयोगिता मिलती है उतनी ही उपयोगिता बी कॉम्बिनेशन में एक्स की 2 और वाई की 8 इकाइयों से प्राप्त होगी। सी कॉम्बिनेशन में एक्स की 3 और वाई की 5 इकाइयों से, डी में एक्स की 4 और वाई की 4 इकाइयों से, और ई कॉम्बिनेशन में एक्स की 5 और वाई वस्तु की 2 इकाइयों से उतनी ही समान उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी पांचों कॉम्बिनेशन में जो उपयोगिता शो कर रखी है, यूटिलिटी शो कर रखी है, उसमें से उपभोक्ता चाहे कोई से भी कॉम्बिनेशन में रहे, ए बी सी डी ई, सबसे उसको समान सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यदि हम इस उदासीनता अनुसूची को एक लेखा चित्र में प्रदर्शित कर दें तो उससे जो रेखा बनती है वो रेखा हमारी उदासीनता वक्र
कहलाती है। अब यहाँ मैंने एक रेखा चित्र शो कर रखा है जिसमें OX अक्ष पर X वस्तु है, OY अक्ष पर Y वस्तु है और एक ग्राफ दिखाया हुआ है जो अभी अभी हमने टेबल डिस्कस करी है उसी के बेसिस पर। और इसमें 5 कॉम्बिनेशन है A, B, C, D और E, और इन पांचों कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए उदासीनता वक्र को समान उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। यानी A कॉम्बिनेशन से उतनी ही उपयोगिता मिलती है जितनी B से। तो B पे जैसे Y वस्तु की उपयोगिता कम हो गई तो X की बढ़ गई, इसलिए समान सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आती है उदासीनता मानचित्र। उपभोक्ता के पसंदगी फलन का पूर्ण विवरण एक उदासीनता मानचित्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उदासीनता मानचित्र में या मैप में, मानचित्र को बोलते हैं मैप में, एक उपभोक्ता के जितने पसंदगी स्तर होते हैं उतने ही उदासीनता वक्र होते हैं। यहाँ भी मैंने एक ग्राफ दर्शाया हुआ है, उसमें 4 हमने इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं। इंडिफरेंस कर्व IC1 के सभी बिंदु या कॉम्बिनेशन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार IC2 के सभी कॉम्बिनेशन से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु उदासीनता वक्र IC2 के सभी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व IC1 के सभी कॉम्बिनेशंस की तुलना में अधिक संतुष्टि या अधिक उपयोगिता प्रदान करते हैं। यानी एक मैप में प्रत्येक दाहिनी तरफ का उदासीनता वक्र बाईं तरफ के उदासीनता वक्र के संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। यानी जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ है, दाईं तरफ है, उससे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी क्योंकि वह दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा की कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। और ये पहले ही अपन स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की ये मान्यता है कि एक वह कॉम्बिनेशन जिसमें सभी वस्तुओं की अधिक इकाई है या एक वस्तु की अधिक इकाई है वह अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता IC1 से IC2, IC2 से IC3, IC3 से IC4 की तरफ जाता है तो उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक दाईं ओर का वक्र अधिक ऊंचे संतुष्टि स्तर और वस्तुओं के उचित कॉम्बिनेशंस को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। एक्सेप्शंस क्या क्या हम मानते हैं, उसमें पहला पॉइंट है कि उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि उपभोक्ता को बाजार की संपूर्ण जानकारी हो। दूसरा है वस्तुओं का विभाजनीय होना। वस्तुओं का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन संभव है। साथ ही ये मान्यता भी है कि बाजार में उपभोग क्रिया के दौरान पूर्ण निश्चितता की स्थिति रहती है, इसलिए इस मॉडल को स्थैतिक प्रकृति को का कहा जाता है। तीसरा है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है और यह मान्यता है कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है और उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न संयोगों से उसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। इसलिए उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। चौथा पॉइंट है क्रमवाचक मापनीयता। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि विवेक पर आधारित है जिसको किसी पैमाने से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उपभोक्ता वरीयता के आधार पर यानी प्रायोरिटी के आधार पर अपनी संतुष्टि को क्रमबद्ध कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है सामंजस्य एवं सक्रामकता। ये मान्यता है कि उपभोक्ता जब अपनी संतुष्टि के अनुसार वस्तुओं को क्रम की वरीयता स्थापित करता है तो यह वरीयता स्थिर रहती है, यानी प्रायोरिटी स्थिर होती है। इसमें उपभोक्ता बार बार परिवर्तन या फेरबदल नहीं कर सकता। इसी नियम के अनुसार उपभोक्ता के अधिमान प्रेफरेंसेस के मध्य सक्रामकता होती है।
ट्रांजिटिविटी होती है, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु की तुलना में वरीयता प्राप्त है। ये सारी हमारी 5 मान्यता हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में आप MRS भी बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता कर्व विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में वही कार्य करता है जो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता की धारणा द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक विनिमय अनुपात है जो ये बतलाती है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हो तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर छोड़ने अथवा लेने के लिए तैयार होता है, जिससे उसकी कुल संतुष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी जो पिछले हमने उसमें पिछली हेडिंग में ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, अनुसूची की जो हमने टेबल बनाई थी, उसमें यदि आप ध्यान दें तो जैसे ही हम x की एक और यूनिट बढ़ाते हैं तो 12 से 8 यानी 4 इकाइयों का वो त्याग करने को तैयार होता है। फिर x की एक और बढ़ाते हैं तो 3 यूनिट, 8 से 5, और एक और बढ़ाते हैं तो 5 से 3 यानी 2, यानी जो दूसरी वस्तु को त्याग करने की जो है टेंडेंसी वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अभी यहाँ पर हम इसको यदि इसी टेबल को यदि मैं और वापस से अच्छे से क्लियर करूँ तो इसमें है कि उपभोक्ता x और y वस्तु के लिए एक कॉम्बिनेशन पे है और उसके पास x की एक और y की 12 इकाइयाँ हैं, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि उपभोक्ता वस्तु की x वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करना चाहता है तो संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए उसे y वस्तु की कुछ इकाइयाँ त्याग करनी होगी। वह B संयोग पर x वस्तु की एक और इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयाँ त्यागने के लिए तैयार है, अर्थात यहाँ y वस्तु को x वस्तु में बदलने की दर 4 है, अर्थात x वस्तु की एक इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया जा सकता है। यही प्रतिस्थापना की सीमांत दर होती है। इसे उदासीनता वक्र विश्लेषण में इस प्रकार कह सकते हैं या व्यक्त करते हैं कि x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 है। x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वह मात्रा है जिसको x वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि समान बनी रहे। उपभोक्ता जब B कॉम्बिनेशन से C कॉम्बिनेशन पे आता है तो x वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 3 इकाइयाँ त्यागने के लिए तैयार होता है, अतः x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ 3 है। इसी तरह जब वह C से D पर आता है तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर 2, D से E पर आता है तो 1। किसी उदासीनता वक्र पर प्रतिस्थापन की दर को किस प्रकार से मापा जाए, इसके लिए हम रेखा चित्र एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ सामने आपके मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है और उसमें अपन ने दिखाया हुआ है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो धीरे धीरे बाईं से दाईं तरफ नीचे की तरफ झुकता हुआ है, और वो ये शो करता है कि एक वस्तु की मात्रा यदि बढ़ रही है तो दूसरे की वस्तु की मात्रा उतनी ही कम हो रही है और उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसमें मैंने एक हेडिंग और डाल रखी, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत। अभी जो हमने एक टेबल और उसका डिस्क्रिप्शन किया उससे साफ समझ में आता है कि एक एक वस्तु जैसे जैसे x वस्तु की एक एक इकाइयाँ बढ़ रही है, y वस्तु की इकाइयाँ कम होती जा रही है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो ये जो कम हो रही है उसको अपन ने बोला है कि ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। तो MRS हमेशा घटती हुई होती है, कभी भी बढ़ती हुई नहीं होती, यानी हमेशा नेगेटिव होती है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। यानी कभी भी ऐसे नहीं होगी 5 6 7 8, हमेशा ऐसे होती है 5 4 3 2 1। इसलिए प्रतिस्थापन दर के लिए हमेशा बोला जाता है कि घटती हुई प्रतिस्थापन दर होती है,
कभी भी बढ़ती हुई प्रतिस्थापन दर नहीं होती, जो कि ग्राफ से भी हमारे यहाँ शो हो रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसे जब इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता जब ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहा है तो एक्स वस्तु की आर बी मात्रा के लिए वाई वस्तु की ए आर मात्रा का त्याग करता है, और जब वह बी बिंदु से सी बिंदु पर जाता है तो एक्स वस्तु की एस सी मात्रा, जो कि एक्स वस्तु की आर बी मात्रा एस सी के बराबर है, के लिए वाई वस्तु की बी एस मात्रा का ही त्याग करता है, और बी एस मात्रा ए आर मात्रा से कम है। यानी धीरे धीरे जो है वो मात्रा कम होती जाती है और बढ़ती नहीं है। इसलिए इसको हमेशा बोलते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। ये आज जो है मैंने आपको जो डिस्कस किया अपन ने आज वो किया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व का अर्थ, परिभाषाएं, इंडिफरेंस शेड्यूल के आधार पर इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाएंगे, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की मान्यताएं क्या क्या है, और लास्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, जो कि हमेशा घटती रहती है, घटती हुई होती है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है। और इसके आगे हम नेक्स्ट इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही।